लग रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पे 2-3 पॉइंट अगर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें तो मुझे लग रहा है कि उसको पार करना बहुत आसान हो जाएगा। इसी डेली न्यूज़ चैनल, इसके पहले आप कभी देखते थे, जानते थे? जी बिल्कुल, मैं देखता था और आपसे मैंने सिलेक्शन से पहले भी एक बार मुलाकात हुई थी, आपको याद होगा, बरगद के पेड़ के नीचे से। हाँ, तो उसके बाद फिर आपने यहाँ पे IPS आए थे। हिंदी माध्यम के लिए प्रारंभिक परीक्षा में यदि कोई बुक यदि आप सजेस्ट करना चाहें, लोग ये लेकर के प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पीसीएस 2023 का फाइनल रूप से रिजल्ट आ चुका है और इंटरव्यू जब हो रहा था तो उस समय सर का हमने इंटरव्यू अपने सेंटर पे किया था और सर इस समय जो है यूपीपीसीएस 2023 के फाइनल रिजल्ट में डीएसपी की पोस्ट पे 19वीं रैंक पे चयन हुआ है सर का नाम है पीयूष कुमार पांडे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको आप बताइए कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या रहा है। जी, मेरा एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है, मैं यूपी बोर्ड से हाई स्कूल और इंटर किया हूँ और बीएससी मैथमेटिक्स में मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी किया हुआ है और पॉलिटिकल साइंस में मैंने मास्टर्स किया हुआ है। अच्छा, तो सर आपने कब सोचा कि आपको सिविल सर्विस की तैयारी में जाना है? सिविल सर्विस की जो तैयारी का जो सीन है वो मैं 10th 12th में था, तभी उस समय जो कि मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश होमगार्ड में सर काम करते हैं, तो उनसे वो क्योंकि उनकी जो ड्यूटी होती थी तो वो उनकी जो कभी एसडीएम के साथ उन्हें रहती थी, कभी जो डिप्टी एसपी होते थे उनके साथ होती थी, कभी या जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते थे उनके साथ होती थी। तो जब भी घर आते थे तो कभी उनकी कहानियाँ सुनाते थे कि किस प्रकार से उनका वर्क कल्चर है, किस तरीके से वो लोगों के लिए कुछ करते हैं। तो तभी से मेरे बचपन से ही लगभग ये चीज़ें मेरे जहन में आती रही कि एक ऐसे पद के लिए मैं भी जाऊँ जहाँ पे बड़े स्तर पे मैं लोगों के से मिल पाऊँ और उनकी सेवा कर पाऊँ। तो मैंने फिर 10th 12th के आसपास मैंने सोच लिया था। इसीलिए सर जब 12th में पास आउट हुआ तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू कहीं एडमिशन ना लेकर के इलाहाबाद गया था, क्योंकि उस समय मेरे क्षेत्र में जो मेरे आसपास के लोग थे वो ये कहते थे कि सिविल सर्विस की जो तैयारी है वो प्रयागराज में, इलाहाबाद में बहुत अच्छी तरीके। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप सभी लोग के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, 17वीं बीपीएससी जो कि अब मात्र सिर्फ 150 दिन बचे हैं और आप सभी लोग के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है अपनी तैयारी को सबसे अच्छा और मजबूत करने का। पीडब्ल्यू के बीपीएससी वाला के कुछ महत्वपूर्ण बैचेस के साथ में सक्षम 3.0, 17वीं बीपीएससी बाइलिंगुअल बैच और प्रथम 2.0 हिंदी बैच के साथ में। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे ये बैचेस आप सभी लोगों को प्राप्त करवाएंगी लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, मेंस डीपीपीएस और क्लास नोट्स, क्लास पीपीडीज और साथ ही में प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज और बिहार राज्य पे केंद्रित करंट अफेयर और साथ ही में आप सभी लोग मिलेगा डाउट इंजन विद इन 24 आवर्स में। दोस्तों, इन कोर्सेज में आप सभी लोग को जो फैकल्टीज पढ़ाने वाली हैं वो है वरुण सर, आप सभी लोग को पढ़ाएंगे इसमें इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल और साथ ही में सीए। और आप सभी लोग को बताना चाहेंगे दीपेश कौशिक सर, इसमें आप सभी लोग को पढ़ाएंगे हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर एंड जियोग्राफी। अच्छा, द्विवेदी सर आप सभी लोग को पढ़ाएंगे पॉलिटी और गोपाल सर पढ़ाएंगे आप सभी लोगों को मैथ एंड डीआई और अमित सिलानी सर आप सभी लोगों को पढ़ाएंगे जनरल साइंस एंड एसएनटी। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें इन कोर्सेज के लिए यदि आप यूज करते हैं हमारा कूपन कोड UDN 500 जो कि स्क्रीन पे भी दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, तो आप सभी लोगों को मिलेगा स्पेशल 500 रुपए तक का डिस्काउंट। दोस्तों, अभी जाइएगा नहीं, आप सभी लोगों के लिए दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स जो कि 17 मार्च को होने वाला था वो अब पोस्टपोन हो चुका है। अब इसकी एग्जाम की तारीख जुलाई में रखी गई है। साथ ही में ROARO 2023 जिसका री एग्जाम भी शेड्यूल होने वाला है। काफी बेहतरीन समय मिला है आपको अपनी तैयारी को शानदार करने का। निश्चित ही इस वर्ष एक सफलता आपको अपने नाम अवश्य कर लेनी है यूपीपीएससी वाला के महत्वपूर्ण बैचेस के साथ में सक्षम यूपीपीसीएस 2025 फाउंडेशन बैच और संयुक्त बैचेस के साथ में, जो आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएंगे मात्र 4,499 रुपए में और 1,999 रुपए में। दोस्तों, इस कोर्स के लिए भी यदि आप यूज करते हैं हमारा कूपन कोड UDN 500 जो कि स्क्रीन पे भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, तो आपको मिलेगा स्पेशल 500 रुपए तक का डिस्काउंट। दोस्तों, इन कोर्सेज के विषय में बताने का मुख्य उद्देश्य इतना है कि अफोर्डेबल प्राइस में इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के साथ आप सभी लोगों को पढ़ने का मौका प्राप्त होगा। तो देर किस बात की है, कोर्सेज लिंक व कूपन कोड दोनों दे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी विजिट करें। धन्यवाद। कैसे होती है, तो इसीलिए मैं इलाहाबाद आया था। अच्छा, इलाहाबाद तैयारी करने आए थे। सर, आपका ये कौन सा माध्यम रहा था सर यूपीपी? सर, मेरा ये माध्यम जो है हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम। इस बार अब बहुत लोगों का हिंदी माध्यम से छात्रों का चयन हुआ है। सर, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट मुख्य परीक्षा को लेकर के रहा और इंटरव्यू को लेकर? सर, मेरा जो मुख्य परीक्षा को अटेम्प्ट लेकर है सेकंड था और इंटरव्यू में सर मेरा पहला था। सर, इस बार ऑप्शनल हट गया था जो है
यूपीपीसीएस से, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ऑप्शनल हट गया तो मुझे लगता है कि एक समान प्लेटफॉर्म लोगों को मिला है, क्योंकि ऑप्शनल में असर आपने भी देखा होगा, आपने भी इंटरव्यू किए होंगे, जैसे जो मैथमेटिक्स के बच्चे होते थे, केमिस्ट्री के बच्चे होते हैं, जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते थे, जो जिनका जो ऑप्शनल जैसे जो हो साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड होता था, तो वो 400 में 350 नंबर ले आते थे। और एक जो ह्यूमैनिटी का बच्चा था जिसका PSIR ऑप्शनल है, जैसे मेरा PSIR ऑप्शनल था, किसी का जियोग्राफी है, किसी का हिंदी साहित्य है या कोई और है, तो उसका नंबर 200 उसको लाने में बहुत मुश्किल हो जाती थी। तो आप समझिए कि ऑप्शनल के स्तर पे एक बच्चा 200 लेके आ रहा है बहुत ज़्यादा मेहनत करके, और एक बच्चा 350 नंबर लेके आ रहा है, वो 150 नंबर की भरपाई करना बहुत मुश्किल था सर। मुश्किल काम हो जाता था। यहाँ तो 4-5 नंबर की भरपाई नहीं हो पाती, 150 का कहाँ से हो पाएगा। सर हम जानना चाहेंगे कि अभी हमारा जो यूट्यूब चैनल है यूपीपीएससी डेली न्यूज़ चैनल, इसके पहले आप कभी देखते थे, जानते थे? जी बिल्कुल, मैं देखता था, और आपसे मैंने मतलब सिलेक्शन से पहले भी एक बार मुलाकात हुई थी, आपको याद होगा, बरगद के पेड़ के नीचे सर। हाँ, तो उसके बाद फिर आपने यहाँ पे IPS आए थे, उनके साथ ही में मतलब मुलाकात आपसे हुई थी। अच्छा सर, अब हम लोग आते हैं सर इस पे कि आपने अपनी तैयारी के लिए मतलब कोचिंग करी, कब करी, कैसे क्या किया? जी मैंने कोचिंग करी थी DIS से, मैंने मतलब प्रयागराज में ही मतलब कोचिंग करी थी। उसके बाद में तो कोविड के टाइम में दिल्ली आया था, उसके बाद मैंने अपनी जो सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट करी, क्योंकि आपको देखिए सिलेक्शन लेना है तो आपको सेल्फ प्रिपरेशन ही करना पड़ेगा, उसी के माध्यम से होगा। कोचिंग क्या है, एक मार्गदर्शन प्रोवाइड कर सकती है, वो भी बस कुछ सीमा तक, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना, मैं अगर आज यहाँ पे ऊपर मतलब अगर यहाँ पे मैं बैठा हूँ आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो इसका सीधा सा मतलब है मैंने खुद से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं, उसकी वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो कुछ कोचिंग मार्गदर्शक जरूर होती है, लेकिन सिलेक्शन अपने से ही मिलेगा सर। अच्छा, हमारे बहुत से व्यूअर्स हैं सर, वो कहते हैं कि सर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम IAS और IPS और या फिर DM SDM नहीं बन सकते हैं, तो सर इसके लिए कुछ संदेश आप देना चाहेंगे कि बिना कोचिंग के सर वो ये सारी चीज़ें भी प्राप्त कर सकते हैं सर? ये जी बिल्कुल, अब आज के समय में जैसे कोविड के बाद से जिस प्रकार से एडटेक जो हमारा जो स्टाफ में बहुत ज़्यादा फैलाव हुआ है, और यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ाई अपनी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई पास पैसा नहीं है और कोचिंग आप नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एक विज़न होना चाहिए, अगर विज़न होगा तो आप राह तलाश कर लेंगे, क्योंकि कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। तो आप फिर अगर आपने डिसाइड किया आपका सपना है, तो आप ना जो UPSC है या UPPC उसका सिलेबस डाउनलोड कर लिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, और उसके माध्यम से आप उससे आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे अभी एक द ओनली PCS जो प्लेटफॉर्म है, जिसमें मैं अभी जो पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको मैं कवर करा रहा हूँ। अगर कोई बच्चा करना चाह रहा है तो वहाँ से उसको एक विजन तो मिल ही जाएगा, तो उससे आप जुड़ करके आप देख सकते हैं, और वीडियो देखेंगे तो आपको जरूर मिलेगा सहायता। जी सर, फिर हम लोग अब आते हैं जो है अपनी तैयारी पे, कैसे आपने तैयारी करी प्रारंभिक परीक्षा की, मुख्य परीक्षा की सारी चीज़ें, और साथ ही में PCS 2024 का प्रारंभिक परीक्षा है 17 मार्च को ही, लगभग दृश्य क्लियर हो चुका है, पेपर होगा ही, तो उसके लिए कुछ लास्ट में मोटिवेशन भी लेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग प्रारंभिक परीक्षा के लिए देखते हैं। सबसे बड़ा सर जो टफ पॉइंट होता है, जो टफ स्टेज में मानता हूँ, वो प्रारंभिक परीक्षा ही मानता हूँ, क्योंकि उसमें हमको बहुत ढेर सारे बच्चों को डिफीट करके आगे बढ़ना पड़ता है जो है। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए सबसे सॉलिड रणनीति हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगी सर, उसको आप डिस्कस करें। जी, प्रारंभिक परीक्षा जैसा आपने कहा भी कि सबसे ज़्यादा टफ अगर एक हिसाब से स्टेप देखा जाए तो प्रारंभिक परीक्षा है, क्योंकि यहीं एक ऐसा बैरियर है जहाँ से आपके 4 लाख 5 लाख बच्चों से सीधे 5,000-6,000 बच्चे बचते हैं, तो इतना बड़ा समझ लीजिए गैप है। तो इसको भरने के लिए मुझे लग रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पे 2-3 पॉइंट अगर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें तो मुझे लग रहा है कि उसको पार करना बहुत आसान हो जाएगा। एक तो ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बस केवल ये नहीं है कि आपने ऑप्शन देख लिया कि इसका ये सही है या बी सही है, ऐसा मत करिए। उसको डिटेल एनालिसिस करिए कि अगर 3 ऑप्शन और भी उसमें दिए हुए हैं उनके मायने क्या हैं, उनके बारे में हो सकता है कि एग्जामिनर बाद में उससे क्वेश्चन बना ले। जैसे कल जब मैं डिस्कस कर रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलिटी के में, जो ओनली PCS प्लेटफॉर्म है, उसमें मैं देख रहा था एक राज्यसभा जो राज्यों की जो सीटें होती हैं राज्यसभा में, उससे क्वेश्चन था। 2017 में क्वेश्चन पूछा, राजस्थान और कर्नाटक उसने जिक्र किया, और 2021 में सेम पॉइंट वहाँ पे रख दिए। तो इस तरीके से आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी डिमांड क्या है, जो एग्जामिनर पेपर बना रहा है। एक तो हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दूसरा तरीका ये है कि करंट अफेयर पे आप फोकस खूब कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि आप 150 क्वेश्चन अगर आते हैं जो, उसमें 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं। अगर करंट अफेयर के स्तर पे आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो मुझे लग रहा है कि अगर आप वहाँ पे 25 से 30 क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो आपको पास होने की संभावनाएं अधिक हो जाएंगी। और तीसरा तरीका ये है कि आप अधिक से अधिक रिवीजन करिए।
आप इधर उधर बेवजह के मटेरियल के पीछे मत भागिए कि मार्केट में अभी आप जाएंगे तो बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, तो आप अगर बेवजह भागेंगे तो फिर क्या होगा, आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना आपकी जो सिली मिस्टेक होती हैं उनसे निपट पाएंगे और आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो आपका एग्जाम हॉल में टाइम भी बचेगा और आप अधिक से अधिक क्वेश्चन भी कर पाएंगे। सर हिंदी माध्यम वाले जो छात्र हैं उनके लिए बड़ा टारगेटेड होता है इस बार एग्जाम, अब तो ऑप्शनल हटने पर लगता है सबके लिए सामान्य हो गई ये चीज़ें। सर हिंदी माध्यम के लिए प्रारंभिक परीक्षा में यदि कोई बुक यदि आप सजेस्ट करना चाहें, लोग ये लेकर के प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़ सकते हैं, कुछ बेसिक की भी, एनसीईआरटी की तो भी? प्रीलिम्स के लिए मुझे लग रहा है कि एनसीईआरटी अगर जो आपको स्टार्टिंग जो आपका बेस बनाना है, जैसे जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके लिए तो मुझे लग रहा है एनसीईआरटी मस्ट है। इसके पहले जब आपने इंटरव्यू लिया था मेरा, तभी मैंने इस बात का जिक्र फोकस किया था कि एनसीईआरटी आप अगर फ्रेशर बच्चे हैं तो आप करिए। और अगर आप अभी जैसे कुछ टाइम बचा हुआ है तो इसके लिए आप करंट अफेयर फोकस करिए। साइंस का जो यहाँ पे बेसिक साइंस होती है उसका वेटेज यहाँ पे कभी कभी 25 से 30 क्वेश्चन आ जाते हैं, उसका वेटेज ज़्यादा होता है, तो आप साइंस पे फोकस करिए। और तीसरा है कि पॉलिटी और जो अगर मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है उन पर आप फोकस कर सकते हैं। ज्योग्राफी में मैपिंग पे आप फोकस कर सकते हैं, वहाँ क्वेश्चन आ जाते हैं। इस तरीके से करेंगे तो आप मुझे लग रहा है कि प्रीलिम्स पास करना आसान हो जाएगा। सर टेस्ट सीरीज पे हम लोग चर्चा नहीं की, सर टेस्ट सीरीज के विषय में बताइए। जी, टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी मतलब हेल्पफुल होगी। उससे आप क्या करेंगे, आप जैसे 2 घंटे का वहाँ समय होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, तो बहुत बच्चों के साथ समस्या ये होती है कि अपने उनके पास टाइम बचता नहीं है। कभी उनके मतलब जब पता लगे पेपर तो उन्होंने कर लिया तो गोला फिल करने में आपको समस्या हो रही है। तो आप टेस्ट सीरीज करने से आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो आप अच्छे से सीख जाते हैं। प्लस ये भी आप सीख जाते हैं कि मान लो 150 क्वेश्चन आ रहे हैं और ये तो क्लियर है कि आपको 150 क्वेश्चन में आपको सब तो आएंगे नहीं, कुछ आपको छोड़ने हैं, कुछ आपके 2 उसमें ऑप्शन आएंगे तो आपका कंफ्यूजन होगा। तो ये जो चीज़ें हैं उससे आप पता चल जाता है टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करने से कि आप वहाँ पे एग्जाम हॉल में एक्चुअल में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आपका कितना गैप हो रहा है। आपने अगर मान लो 135 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपके क्वेश्चन 90 केवल सही हो रहे हैं, तो आपको 45 क्वेश्चन का जो गैप है इसको आप समझ पाएंगे कि हमारी कितनी माइनस मार्किंग आएगी। ये आप कैलकुलेट पहले से कर पाएंगे बिल्कुल। सर करंट के लिए कौन सी बुक आप सजेस्ट करना चाहेंगे? करंट के लिए आप अगर देखा जाए तो घटना सार आती हैं और घटना चक्र की जो एक ई दृष्टि बुक आती है, तो मुझे लग रहा है उसको आप पढ़ेंगे तो करंट के लिए मुझे लग रहा है कि 2 सोर्स आप जरूर पढ़िए कम से कम क्या, एक सोर्स को आप बेस बनाइए, दूसरे सोर्स को रिवीजन करिए। क्योंकि मैंने जो जहाँ तक एनालाइज किया है, आपने मान लो ई दृष्टि पढ़ी या घटना सार पढ़ी, तो अगर आप दूसरी मैगजीन कोई पढ़ने जाएंगे, कोई भी एग्जाम मैगजीन पढ़ने जाएंगे तो उसमें 80% चीज़ें लगभग वही मिलेंगी आपको। तो आप अगर दूसरी मैगजीन पे जाते हैं तो आपका रिवीजन ही होगा, समझिए 20% आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें अगर मिलती हैं तो उनको आप एक्स्ट्रा और फोकस करके उनको हाईलाइट करके एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए। तो मुझे लगेगा अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा कहीं से इधर उधर से आते हैं तो आप एक एज आपको जरूर मिल जाएगा। सर हमारा एक सबसे बड़ा प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न भी हम करते हैं। सर आपको कौन कौन से संघर्ष कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है जैसे छात्र जीवन से? छात्र जीवन में कि मेरा जो है एक हिसाब से फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपको मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश पिताजी हैं, उत्तर प्रदेश होमगार्ड में हैं, तो उतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब उस तरीके से नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे मतलब ऐसी कोई समस्या नहीं झेलनी पड़ी क्योंकि सारा जो फैमिली थी सब पूरा सपोर्ट था। तो आमतौर पर छात्र जीवन में एक ही समस्या होती है कि उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कभी कभी बहुत बच्चों के साथ नहीं होती, लेकिन वो सपना लेकर के आते हैं तो बहुत अपने जूझ करके उस अपने सपने के लिए संघर्ष करते हैं। दोस्त यार सामाजिक उतार चढ़ाव भी होता है, इस सब में समय चला जाता है। जी बिल्कुल, सामाजिक उतार चढ़ाव में भी कभी कभी मान लो से अगर टाइम लग गया, जैसे मेरे को करीब 4 से 5 साल इस जर्नी में लगे हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग हो सकता है कि ये बोलते हैं कि थोड़ा सा बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर IAS PCS के बारे में सोचते हैं क्योंकि आम जो राय है तो उनको लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है, तो ऐसी कभी कभी चीज़ें होती हैं। और दोस्तों का सपोर्ट मुझे लग रहा है बहुत ज़रूरी होता है। मेरे साथ मेरे दोस्तों ने मतलब काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। जैसे मैं प्रयागराज में ही मेरा फ्रेंड एक है आशुतोष दुबे, उसका वहीं पर घर है। मुझे लग रहा है कि मेंस के स्तर पर उसने मतलब जब भी मेरा मेंस 4 दिन होता था मैं प्रयागराज ही लिखने जाता था, तो वो जैसे मम्मी एक केयर करती उस तरीके से 4 दिन वो मेरी केयर करता था, उस तरीके से मैं एग्जाम दे करके, तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा सपोर्ट है। प्लस मेरे एक दीपक त्रिपाठी, उसने भी मतलब जो एक बार मैं बीमार हुआ था मुझे याद है, तो फिर उसने 2-3 दिन बहुत ज़्यादा केयर करी थी। आदर्श है तो उसने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। और भी सारे जो एक अनिकेत मेरा दोस्त है उसने तो उसकी जर्नी आपने साथ में देखा होगा। वो मैं एक इंटरव्यू भी दिया था, इस बार नहीं हो पाया, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगली बार हो। उसने प्रीलिम्स के बाद की जो इंटरव्यू तक जर्नी थी मेरे साथ बराबर रहा है, उसने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। और कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। सर इस बार RO का जो पेपर आया, हालांकि अभी छात्र इसमें आंदोलन कर रहे हैं पेपर रद्द होने के, मतलब एग्जाम होने को लेकर
करके। सर जानना चाहेंगे आरओ को इस बार जो पेपर आया वो काफ़ी मतलब इजी भी कह सकते हैं, कठिन भी, कि स्तर थोड़ा बदलाव था। आपने पेपर देखा था? हाँ जी, पेपर देखा था। बहुत डिटेल में एक क्वेश्चन नहीं देख पाया, लेकिन ओवरऑल ऊपर से मैंने पेपर देखा जो था। कथन निष्कर्ष के प्रश्न थे इस बार, उन्होंने ऐसा बता दिया कि जैसे एक निष्कर्ष उसका अगर ऑप्शन ए बहुत इजी लग रहा है तो दूसरा वाला बहुत टफ दे दिया था। तो बच्चे लोग कंफ्यूज थे कि मारे तो मारे किस पे, 1 पे 2 पे 3 पे, है ना, ऐसे सारी चीज़ों पे। तो इस बार आरओ के पेपर ने ये स्तर बता दिया कि हमें नहीं लगता कि इस बार घटना चक्र या अन्य जैसी किताबों से कुछ होने वाला है। तो सर इसके लिए छात्र अपने पहले से किस लिए तैयार रहे? कैसे जैसे अभी आरओ का जैसे पेपर है तो उससे ये पता जरूर चल गया है कि ये जो आयोग है, आयोग अपना स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ा रहा है। उनको क्या है कि आप ऊपर की चीज़ों से आप सोचें कि आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, मेंस निकल जाएगा, तो मुझे लगता नहीं। आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा और आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है, फैक्चुअल जानकारी आपकी काम आएगी। जैसे बहुत सारे कल एक मेरा भाई है, वो एक क्वेश्चन मुझे भेजा था। तो वो क्वेश्चन तो आप देखने में लगेगा कि फैक्चुअल है, बट लेकिन आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हिस्ट्री का क्वेश्चन था, अगर आपकी लिंकिंग नहीं है, आपको पता नहीं कि कैसे कैसे चीज़ें लिंक हुई, तो मुझे लग रहा है करने की जरूरत, आपको करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाइए, उससे मुझे लग रहा है कि प्रश्न होंगे वो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के साथ कनेक्टिविटी होगी, उससे आपको फैक्ट भी याद होंगे, और अगर अंडरस्टैंडिंग का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप कर पाएंगे। तो आप अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाइए, और किसी एक मतलब होता नहीं कि आप सोर्स पे स्टिक हैं, बट किसी एक को ही भगवान मत मानिए। थोड़ा सा आप एक के साथ उसका कोई दूसरा सोर्स है तो उसको आप देखिए, अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा अपना जो दायरा है वो आप बढ़ाइए और डेप्थ में पढ़िए, तो मुझे लग रहा है जरूर सरलता मिल जाएगी। सर हम लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा के लिए सारी चीज़ें जान ली हैं, मुख्य परीक्षा के लिए सर कैसे कैसे अपनी सारी चीज़ें हम कवर करें? जी, मुख्य परीक्षा हम जीएस ऐसे हिंदी से लेकर के जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक में जल्द से जल्द में क्लियर करें। जी, जीएस के लिए जो मुझे लगता है सबसे, अगर मुख्य परीक्षा की बात है तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपका सिलेबस है। सिलेबस को आप अपने पास रखिए, और सिलेबस के हर एक पॉइंट पे आपके पास कंटेंट होना चाहिए। ये मुझे लग रहा है कि कोई कोचिंग संस्थान डायरेक्ट मतलब वो कराते हैं, और बट लेकिन एक पॉइंट पे नोट्स मुझे नहीं लग रहा है कि कोई कोचिंग संस्थान प्रोवाइड करता होगा। तो ये आप हर स्टूडेंट को, जो भी सेलेक्ट होते हैं, आप किसी भी टॉपर की, आपने बहुत लोगों टॉपर से बात करी होगी, सब ने ये बात बताई होगी कि आपके पास एक पॉइंट पे आपके पास कम से कम 2-3 पेज का आपका मटेरियल होना चाहिए। आप 10 पेज का भी मटेरियल मत बनाइए, क्योंकि वो काम आपके आएगा नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि उसमें 2 पेज के और 3 पेज के आंसर लिखने होते हैं। तो आप हर एक टॉपिक पे 2-3 पेज का नोट्स बनाइए, और वो आपका एग्जाम हॉल में काम आएगा। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है मुख्य परीक्षा से आप निपट पाएंगे। जो डेटा आते हैं आपके, जैसे जो रिपोर्ट आती हैं, उनको आप कोट करने की कोशिश करिए। इंट्रो कंक्लूजन आप अगर अपनी पहले से तैयार कर पाते हैं तो मुझे लग रहा है बहुत आसानी होगी। अच्छा सर हम यहाँ पे ये रोकना चाहेंगे, अभी ऐसे हिंदी में जाने से पहले आपने 2 बार मेंस दिया है बताया आपने, तो पहली बार मेंस में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसके पीछे कारण हो सकता है ऑप्शनल रहा हो, लेकिन हमें नहीं पता, अभी हम जानेंगे आपसे। लेकिन यदि ऑप्शनल नहीं था या था भी जैसे भी, तो आपने पहली की अपेक्षा ऐसा कुछ और भी इम्प्रूवमेंट अपने मेंस के लिए किया है इस बार, तो इम्प्रूवमेंट क्या थी? जी, जैसे आपने जिक्र किया, मैंने इससे पहले जो मेंस लिखा था वो मेरा 7 नंबर से मेरा रह गया था। अच्छा, 7 नंबर से। ऑप्शनल में कमोबेश मैंने बहुत मेहनत करी थी, अपने सेल्फ नोट्स बनाया था, तो नंबर उस समय जो लगभग टॉपर्स के जो पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑप्शनल था, तो जो टॉप 10 नंबर होंगे उसमें 226 मार्क्स मुझे मिले थे ऑप्शनल में। मुझे लग रहा है कि अच्छे मार्क्स थे। मेरा जीएस के स्तर पे थोड़ी कमी हो गई हुई थी इसमें। एक समस्या ये थी, मेरे कुछ थर्ड पेपर में 2 क्वेश्चन छूट गए थे जो 20 नंबर के, और एक सेकंड पेपर में 1 क्वेश्चन छूट गया था, और एक एथिक्स में 1 क्वेश्चन छूट गया। तो इसलिए मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं है। जो बच्चे पूरा पेपर कंप्लीट करके आते हैं तो उनकी ये संभावना होती है कि इंटरव्यू कॉल आ जाएगी अगर आप। दूसरा तरीका मेरा प्रेजेंटेशन के स्तर पर था। मेरे पास कंटेंट में बहुत ज़्यादा मेरे पास रहता है, और क्योंकि मैंने कंटेंट पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, मतलब बहुत रेयर होता है कि कोई क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन आए हैं तो मैं 15 क्वेश्चन तो मेरे एटलीस्ट मेरे आसपास के कंटेंट के होते हैं। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। प्रेजेंटेशन के स्तर पे जैसे जो इंट्रो होता था वो चूंकि तत्काल 7 मिनट में आपको एक पूरा आंसर कंप्लीट करना है, तो इंट्रो कभी कभी फ्रेम नहीं हो पाता था। इस बार जो मैंने डिफरेंस किया, तो इंट्रो अपना मैं तैयार कर, मतलब ज़्यादातर जो टॉपिक होते थे, अगर मैं डिसाइड कर लिया कि G20 पे मान लो क्वेश्चन आएगा, तो उस पर मैंने इंट्रो मेरे पास एक तैयार है, तो मुझे सोचना नहीं है, मैं विदिन 1 मिनट में मैं 3 लाइन का इंट्रो लिख दूंगा कि मेरा तैयार है। तो इंट्रो के स्तर पर आप काम कर सकते हैं। कंक्लूजन आप बेहतर कर सकते हैं। जैसे मैं आमतौर पर SDG इंडेक्स का जिक्र अगर पॉसिबल होता था तो मैं करता था, या जैसे अगर प्रधानमंत्री का कोई संबोधन मैं सुना, जैसे अभी जो 15 अगस्त के आसपास जो उनका स्पीच हुआ था, मैंने उसके कीवर्ड मैंने नोट करे थे। पूरा स्पीच सुना, उसके अपनी डायरी में जो मेन पॉइंट यूज किए, मुख्यमंत्री की मैं स्पीच सुनता था, उसकी मैं कीवर्ड यूज करता था, जो उन्होंने मैं नोट कर लेता था अगर उनकी जरूरत है, क्योंकि वही आपकी जो गवर्नमेंट जो शासन हो रहा है उन्हीं आसपास जो मेन स्कीम है वहाँ से आपको पता चल जाएंगी। उन सबको आप कोट करेंगे तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा इफेक्टिव होगा। प्लस एक काम जो मेंस के स्तर पर है मैंने किया,
वो आप डायग्राम बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए। अगर वहाँ पे मैप, जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, अगर मैप बनने वाला है तो आप कोशिश करिए मैप बनाइए। जैसे अगर इंडिया पाकिस्तान का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप कोशिश करिए कि पाकिस्तान और इंडिया का मैप बना करके आप जो विवादित एरिया हैं, जैसे सर क्रीक विवाद चलता है पाकिस्तान के जो गुजरात वाले एरिया में, उसको आप रिप्रेजेंट करके वहाँ लिख सकते हैं। पीओके विवाद चल रहा है, सिंधु नदी समझौता वाला जो विवाद चल रहा है, उन सब एरिया को आप दिखा करके आप क्या, तो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा और उसी 2 पेज में आप कर सकते हैं। अच्छा, अब सर हम लोग चलते हैं, आपके एसे और हिंदी आपने कहाँ से कैसे किया? जी, जो हिंदी जो मेरा इससे पहले मार्क्स थे बहुत अच्छे थे, 102 मार्क्स मुझे मिले थे। इससे भी मेरा 84 मार्क्स थे, तो अच्छे मतलब थे। इससे में क्या है कि आप प्रैक्टिस जितनी अच्छी करेंगे, आप अच्छे अच्छे कोट याद करिए। जैसे इस बार G20 का क्वेश्चन आया, तो G20 के क्वेश्चन में मैंने उसकी शुरुआत करी थी संस्कृत के श्लोक से, क्योंकि इस बार का G20 का जो थीम थी उसका था वसुधैव कुटुंबकम। तो मैंने पहले याद कर रखा था कि अगर यहाँ से आएगा तो कि अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। संस्कृत का श्लोक मैंने ये लिख करके बाद में ऐसे शुरुआत करी थी। आप समझिए कि अगर एग्जामिनर चीज़ देखेगा तो जरूर उसको प्रभावित करेगी चीज़ें। तो ये चीज़ है, तो इससे पे आप जितनी ज़्यादा आप अच्छी लेखन शैली करिए, ब्लैक पेन का जहाँ पे इस्तेमाल हो उसको करिए, अंडरलाइन करिए, और एक अच्छा सकारात्मक कंक्लूजन, जैसे एक जो उसमें ग्लेशियर पिघल रहे हैं इससे आया था, उसको मैंने कवर किया था। उसमें कंक्लूजन लिखते टाइम एक मालदीव ने एक सांकेतिक मीटिंग करी थी समुद्र के अंदर। अच्छा, कि हाँ कि हम किस तरीके से हम मतलब डूबने के कगार पे हैं, तो सांकेतिक मीटिंग थी। जब मैं कंक्लूजन लिख रहा था तो इस चीज़ को मैंने दिखा करके निष्कर्ष खत्म किया। तो जब एग्जामिनर अगर उसको पढ़ रहा है तो मुझे लग रहा है कि उसको अच्छा लगेगा और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मैं हाँ, इससे में भी ऐसे ही। इससे और हिंदी का, हिंदी के लिए आप अगर जो प्रीवियस है जो पेपर हैं उनको आप एनालाइज कर सकते हैं। 3, 4, 5 जो पत्र हैं जो आमतौर पे लगभग उसी आते हैं, तो वहाँ से आप पत्र की मतलब 5 पत्र हैं, आप उनको बार बार रिवीजन कर सकते हैं, उनकी फ्रेमिंग कर सकते हैं। और आप जैसे पैसेज आते हैं, पैसेज में कभी कभी होता है कि अपने शब्दों में आप भावार्थ लिखिए उसका। तो कभी बहुत सारे बच्चों के साथ समस्या ये होती है कि वो जो उसमें पैसेज लिखा होता है उसी को उसी से बातें छापते हैं। अगर आप एग्जाम्पल देंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर को कोट करिए, महात्मा गांधी को कोट करिए, विवेकानंद को कोट करिए, APJ अब्दुल कलाम को कोट करिए, या एनवाजे और सारी जो कुछ स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के स्तर पर, कोई बड़े इनिशिएटिव ले, कोई केस स्टडी है अगर उससे रिलेट हो रही है, क्योंकि आप उसमें लिखा हुआ है कि आप अपने भावार्थ लिखिए इसका, आप अपने शब्दों में बताइए इसको। तो इस तरीके से करेंगे तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। और जैसे 20 नंबर की है, कोई बच्चा उसी में 7-8 नंबर लेके आएगा और आप उसी में 12-13 नंबर ले आएंगे, क्योंकि आप अच्छा लिख करके। तो ये इंपैक्ट पड़ता है। मेरा इससे पहले 102 मार्क्स आया था, जो बेल एंड अच्छा मार्क्स कहा जाता है। इस बार भी हो सकता है उसी के आसपास रहे मार्क्स मुझे। प्लस ग्रामर के स्तर पे यहाँ पे आपके पास ये कोई हिंदी ऐसा पेपर है जहाँ पे 150 में आप 100 प्लस लेके आने की संभावना अधिक होती है, और आप 200 में फिर 100, GS में 200 में 100 लाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, और उसके लिए मेहनत भी बच्चा कितना ज़्यादा करता है। तो हिंदी को बहुत लोग बच्चे इग्नोर कर देते हैं कि चलो इसको मैं कर लूँगा। इसमें ग्रामर का जो पोर्सन है उसमें मुझे लग रहा है कि आप अच्छे से पकड़ बनाइए, क्योंकि वो नंबर बिल्कुल मैथमेटिक्स टाइप वाला नंबर होता है कि आपने सही विलोम अगर 10 पूछे गए हैं, 10 के 10 विलोम सही हैं तो 10 नंबर आपको मिलेंगे, और उसमें से गलत हैं तो आपको मतलब नहीं मिलेंगे। तो ये जरूरी है कि इस स्तर पर काम करिए, मुझे नहीं लग रहा। प्लस हाँ, हिंदी में राइटिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि हिंदी का जो पेपर चेक करने वाले जो हिंदी के ही प्रोफेसर या जो विद्वान लोग होते हैं, तो आप अशुद्धियाँ मत करिए। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वर्तनीय अशुद्धियाँ जो होती हैं हिंदी के पेपर में भी करेंगे तो आपकी नहीं होती। मेरे साथ ही बहुत पॉजिटिव फैक्टर था कि मेरे हिंदी की अशुद्धियाँ नहीं होती। कभी क्या बच्चे क्या करते हैं, छोटा ऊ की मात्रा की जगह बड़ा ऊ लगा देते हैं, छोटी की जगह बड़ी ही लगाते हैं। तो ऐसी बहुत माइन्यूट सी वर्तनी होती है जो बच्चों को नहीं पता चलती, बट एग्जामिनर की नज़र में वो बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत महत्व रखती है कि हिंदी के पेपर में आप अच्छी हिंदी नहीं लिख पा रहे हैं, तो राइटिंग प्लस वर्तनी ये आप इसमें GS और हर जगह काम आएगी। मुझे लग रहा है नंबर अच्छे मिलेंगे। सर GS फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में हम लोग जल्द से जल्द समय में इसको कवर कर लें। उसके लिए सर मैंने अभी जैसे बताया कि आप सिलेबस को कवर करिए, उसके टू द पॉइंट उठाइए। जैसे हिस्ट्री का, हिस्ट्री आपका स्टैटिक पोर्सन है, आप उसको अपना नोट्स बना सकते हैं और बार बार रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए। ज्योग्राफी में भी यही है। ज्योग्राफी में कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे करंट जैसे जो है ज्वालामुखी वाले जैसे हैं, जो उसमें जो पूछा गया आपदाएं जो पूछी गई, इसमें ज्वालामुखी है, भूकंप है, इस तरीके के एरिया हैं। तो कभी कभी करंट से वो ओरिएंटेड हो जाते हैं कि मान लो भूकंप कहीं पे आया तो उससे क्वेश्चन पूछ गए, तो वो आप थोड़ा बहुत करंट का ध्यान रखिए। प्लस सोसाइटी के स्तर पे जो उसका जो सिलेबस है उससे पॉइंट बनाइए आप, और एक एक पॉइंट पे आपके पास लेकिन एग्जाम्पल ठीक ठाक होने चाहिए। जैसे मान लो सांप्रदायिकता का कोई एग्जाम्पल है, तो आपको याद होगा सांप्रदायिकता के एग्जाम्पल में राजस्थान में घटना हुई थी, जब वहाँ राजस्थान में घटना हुई थी, कुछ लोग जा रहे थे तो उसमें कुछ तो वैसी अब आपको अगर घटना है जैसे नूपुर शर्मा वाला जैसे विवाद हुआ था, तो इस तरीके की अगर आपको एग्जाम्पल हैं जहाँ पे आपको लगता है कि मतलब सांप्रदायिक जैसे तनाव उत्पन्न हो रहा है, तो आप अगर कोट करेंगे तो इससे एग्जामिनर के मन में ये भी बात जाएगी कि आप अपडेट हैं। तो ये बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़े। तो एग्जाम्पल अधिक से अधिक एग्जाम्पल डालने की कोशिश करिए। सेकंड पेपर में चूंकि ये सेकंड पेपर जो आपका गवर्नेंस का है, IR का है और प्लस पॉलिटी का है, तो
ये करंट ओरिएंटेड होता है, तो इसमें आपको करंट के स्तर पे आपको सिलेबस अपना पढ़िए, प्लस करंट के स्तर पे आप इसकी तैयारी करिए। IR के जो क्वेश्चन होते हैं तो आमतौर पे जो एक साल के अंदर जो भी कोई घटनाएं हुआ करती थी, किसी के मालदीव के साथ में अगर कोई अभी जैसे टेंशन चल रहे थे, तो इस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना अधिक रहती है। प्लस अगर ये सेकंड पेपर हो गया, थर्ड पेपर भी आपका करंट ओरिएंटेड है, इकोनॉमिक्स का हो गया। आपके साइंस टेक में जैसे इस बार उसमें तो क्या कहते हैं सर, चंद्रयान से क्वेश्चन आया, चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, इस बार चंद्रयान 3 से क्वेश्चन आया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती है। आंतरिक सुरक्षा का उसमें सिलेबस है, आंतरिक सुरक्षा के स्तर पर अगर कोई भी विवाद हो रहे हैं तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ पेपर में मुझे लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, और यहाँ नंबर बहुत कभी कभी बच्चों के बहुत कम भी आते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा भी आते हैं। तो यहाँ पे आपके पास स्कोप होता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस बार का जो फोर्थ पेपर था तो थोड़ा सा वो टिपिकल इस कंटेक्स्ट में हो गया था कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन सीधे मतलब बनाने की कोशिश करी थी। वो आपका समझने की चाह रहे थे कि आप एक्चुअल में एथिक्स आपके अंदर है कि नहीं है, बस कि आप बस रट के बस यहाँ पे आ गए। तो उसने बहुत अच्छे, जैसे एक क्वेश्चन इस बार ये क्वेश्चन आया था एथिक्स में, मैं जहाँ याद कर पा रहा हूँ जहाँ तक, कि आप जो गीता है, श्रीमद् भगवत गीता से एक प्रशासक क्या सीख सकता है, तो वो वहाँ से आप निष्काम कर्म की, जैसे निष्काम कर्म की वहाँ पे बात की गई है, तो उससे आप समझिए कि एक प्रशासक है तो आप क्या करिए, आपका उद्देश्य है कि अगर कोई जो सरकार की योजनाएं हैं आप उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करिए। आपका ये काम है। आप ये मत देखिए कि आपको उससे आपकी पब्लिसिटी हो रही है या कुछ और जो चीज़ें जैसे होती हैं, तो वो चीज़ आप मत ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से प्लस अधिक से अधिक एग्जाम्पल कोट किया। जैसे मैंने एक अलग से डायरी एग्जाम्पल की बना रखी थी, तो हाँ अलग से एग्जाम्पल के एथिक्स के लिए मैंने अलग से डायरी बनाई थी कि जहाँ पे अगर कोई इमोशनल इंटेलिजेंस का है क्वेश्चन, अगर एम्पैथी से, समानुभूति से क्वेश्चन है, तो वहाँ से आप बड़े बड़े अच्छे आपके पास IAS ऑफिसर हैं, जो पुलिस ऑफिसर हैं, उनकी जो आपके फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, उनकी आप केस स्टडी कोट कर सकते हैं कि उन्होंने कितने अच्छे बड़े डेडिकेशन के साथ अपने काम किया और उनका अच्छे से जैसे नाम है। तो ये एग्जाम्पल आप डालेंगे महात्मा गांधी को, स्वामी विवेकानंद को, जैसे अगर मान लो कि गरीब वंचितों की बात आती है, स्वामी विवेकानंद को आप कोट करिए, उन्होंने जो अपने कोट कहे हैं, जो भी उन्होंने विचार दिए हैं। महात्मा गांधी, एनवायरनमेंट की बात आती, महात्मा गांधी की बात आप बात करिए, या कोई और शिक्षा की बात आती, महात्मा गांधी का तो इतना बड़ा ब्रॉड उनका जो हर टॉपिक पे उनके विचार हैं, आप उनको कोट कर सकते हैं। इस तरीके से करेंगे तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छा, ये चारों GS के हो गए जी। सर GS हो गया, ये हो गया। अब आते हैं यूपी स्पेशल, जो कि सबसे बड़ा इसमें नया था बिल्कुल एकदम, 5th और 6th पेपर। आपने कौन कौन से मटेरियल कहाँ से पढ़े? जी, जो उस समय जो कि अभी भी, क्योंकि अभी मतलब हाल ही में इम्प्लीमेंट हुआ है, लागू किया गया है, कम मटेरियल भी, हाँ, तो हाँ मटेरियल कम था, और जो भी मटेरियल आया बहुत जल्दबाजी में, कोचिंग्स वालों ने भी जो बुक्स निकाली बहुत जल्दबाजी में निकाली, तो उसमें कभी कभी त्रुटियां भी देखने को मिलती हैं, और प्लस कंटेंट मतलब उतना आपको काफ़ी नहीं, मतलब उतना काफ़ी नहीं है, और कोई एक बुक ऐसी मार्केट में नहीं है जो आपका जो डिमांड है आपकी पूरी कर पाए। इसके लिए मुझे लग रहा मैंने किया था कि मैंने वही सिलेबस वाली बात, मैं इसी में विश्वास करता हूँ, मैं सेल्फ नोट्स में सबसे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, वही मेरी ताकत है जो मुझे यहाँ तक पहुँचाई है। तो मैं सिलेबस जैसे आया वहाँ पे मुझे पता चला कि यूपी के 2 पेपर ऐड हुए हैं, सिलेबस आया, मैंने उसको फिर एक एक पॉइंट का मैंने नोट्स बनाया। मैंने अलग अलग, जैसे ये नहीं था कि मैंने एक बुक खरीद ली तो कोई बात नहीं, मैं बाकी चीज़ों पे भले ही कम खर्चा करूँ, मैं बुक्स में मैं बहुत खर्चा करता हूँ। कभी आप मेरे रूम में आइए तो आप देखेंगे मेरा जो रूम है वो किताबों से भरा हुआ है। भले ही एक बुक में मुझे 5 पेज अगर जरूरत होगी, मैं 5 पेज पढ़ के वो बुक रख दूंगा, बट खरीद के जरूर रख लेता हूँ। तो मैं 3-4 बुक मार्केट से इकट्ठा किया, जो टॉपिक जिस बुक में अच्छा था उसको मैंने लिया और अपना नोट्स बनाया। मैं और उसी से मेरे क्वेश्चन आए हैं, मतलब अच्छे ठीक ठाक उसमें से निकले कुछ, काफ़ी अच्छे मतलब प्रदर्शन रहा उसमें आपका जो है। सर कुछ फिर मोटिवेशन, कुछ तो हमें नहीं लगता प्री हो गया, मेंस हो गया, कुछ चीज़ें बच, इंटरव्यू वाली सारी चीज़ें तो मैंने इंटरव्यू में करी थी सर की। मैं वो वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, इंटरव्यू में कैसे पूछा जाता है, जो नए व्यूवर्स हो यदि देखना चाहें तो देख सकते हैं। सर आपने बहुत कीमती समय दिया हमारे चैनल के लिए, कुछ मोटिवेशन हमारे व्यूवर्स को देना चाहें के साथ। तो ये क्लियर है, आप 50 दिन में 100 दिन में तो पढ़ के नहीं आएंगे, 2 साल से 3 साल से पढ़ रहे होंगे, तो आपने बहुत ठीक ठाक पढ़ा हुआ है। आप परेशान मत होइए, क्योंकि ये एंजाइटी होती है, जो टॉपर्स मैं बन गया हूँ तो मुझे भी जब मैं एग्जाम देने जाता था मुझे भी होती थी, और आपको भी होगी। लेकिन आप अपने एकदम शांतिपूर्ण तरीके से एकदम से अपने रिलैक्स रहिए, और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस मेहनत करते रहिए, जितना भी आपके पास समय हो, इधर उधर के चक्कर में आप मत पड़िए, अब बेवजह डिस्कशन मत करिए। आपको जो आ रहा है उस पर आप फोकस रहिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए, क्योंकि पढ़ाई के माध्यम से ही आप वहाँ पहुँच पाएंगे। अधिक से अधिक रिवीजन करिए, मैं यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि अब नया पढ़ने की कोशिश मत करिए। करंट के स्तर पे अगर ज़रूरत हो तो आप 1-2 घंटे एक्स्ट्रा नया पढ़ सकते हैं, बाकी स्टैटिक पोर्शन पे फोकस करिए। करंट जितना आपने पढ़ लिया है उस पर आप बार बार रिवीजन करिए। तो मुझे लग रहा है कि रिवीजन पे फोकस करिए,
और आप अब इस समय ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन करने की इंटरेक्शन कम करिए और आप 17 मार्च को आराम से पेपर दीजिए। मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा एग्जाम होगा। और एक मैं शेर कोट करना चाहूँगा कि राजेश रेड्डी का शेर है कि आसमां में हर किसी के वास्ते है कोई बूंद, बस शर्त यह है कि इतनी शिद्दत से कोई प्यासा तो हो। तो आप अपने मन में वो प्यास जगाए हैं और आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, आपने एफर्ट किया है, तो मुझे लग रहा है सफल आप जरूर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से भी आपको कि आपने बहुत कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया। भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि उत्तर प्रदेश लोकसभा और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट, साथ ही में से टॉपर्स के मोटिवेशन वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों से मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।